कोमल पांडे। I am guessing कि वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल देख के if you clicked on this video, then you know who she is. अगर तुम्हें भी इंस्टाग्राम स्क्रोलाइटिस नाम की बीमारी है तो I'm sure कि तुम्हारे एक्सप्लोर फीड में भी कोमल जरूर आई होगी। लॉल, मैं बहुत फनी हूँ पर कभी इस चीज का गुरु नहीं किया। If you want a video where I sit and crib कि अरे ये तो बस बीरान पैंटी पहनती है, बिल्कुल impractical फैशन है ये तो, then I think you should leave. But if you want a very well researched essay on the question of what to wear in an Indian context by a guy with questionable taste and more questionable academic credentials, then आप बिल्कुल सही जगह आए हैं. Please get comfortable, get something to drink, and let's begin. In his book The Nature of Human Values, M. Rokesh writes कि एक इंसान की वैल्यूज दो टाइप की होती हैं। एक जो कि गाइड करती हैं कि हम अपनी लाइफ से आखिर चाहते क्या हैं, वो एंड रिजल्ट क्या है जो हम अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हैं। इन्हें उन्होंने कहा टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल मीन्स लाइक लास्ट, इन द एंड, थिंग्स दैट वी विश टू हैव बाय द एंड ऑफ आवर लाइव्स। एंड दूसरी जो कि ये डिसाइड करती हैं कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं। तुम्हारे वो आदर्श क्या हैं जो तुम्हें डे टू डे लाइफ में गाइड करते हैं। और रोकेश ने इन वैल्यूज को नाम दिया इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, as they're instrumental or act as a key in making day-to-day decisions. And हमारे लाइफ के पाथ को डिसाइड करने के लिए इन दो टाइप के वैल्यूज के कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई नो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट स्टिक अराउंड एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Yay! In a regular Rokesh value survey, which if you're a personality psychology student or a cultural studies student या मेरी तरह have just worked in brand identity would already be familiar with it. Rokesh ने 18 terminal values या जिन्हें हम कहेंगे तुम अपनी लाइफ में आखिर चाहते क्या हो, after the iconic Indian meme template, and 18 instrumental values जिन्हें हम कहेंगे तुम्हारे आदर्श क्या हैं, डिफाइन की। एंड अगर सपोज मैं सर्वे में पार्ट लेता हूँ तो मुझे इन वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग रैंक करना होगा। लाइक जिन वैल्यूज को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में, मुझे उनको ऊपर रैंक करना होगा, और जिन वैल्यूज को मैं कम इंपॉर्टेंस देता हूँ उनको नीचे रैंक करना होगा। Now just for an example, अगर तुम अपनी लाइफ में फैमिली सिक्योरिटी या कंफर्टेबल लाइफ, इन हार्मनी टाइप चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो एंड उन्हें टॉप पे रैंक करते हो, एंड तुम्हारे मेन आदर्श जो तुम अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करने के लिए यूज करते हो, उनमें तुम लॉजिकल, सेल्फ कंट्रोल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को टॉप पे रैंक करते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्राउड होगी। Lol, but on a serious note, if you're a person like this, then तुम अपनी लाइफ में एक स्टेबल जॉब करोगे, एक सिंपल लाइफ जियोगे, एंड लाइक ब्रेन वाले फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे, लाइक एफडी एंड ऑल में इन्वेस्ट करोगे। एग्जैक्टली, हम दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर तुम्हारी फैमिली तुमसे प्राउड होगी। सो रोकेश नोट्स कि ये जो हमारी टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ डायरेक्शन। आई मीन लिटरली ना, क्योंकि तुम हर डे टू डे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन वैल्यूज को इस्तेमाल करोगे। यू बी कॉन्स्टेंटली मेकिंग डिसीजंस जो तुम आखिर अपनी लाइफ में चाहते हो तुम्हें उस डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, एंड उस तरफ जाते जाते भी यू विल बी मेकिंग डिसीजंस, मतलब अपने आदर्शों के दायरे में रहते हुए यू विल बी मेकिंग द डिसीजंस, राइट? तो आई मीन दीज वैल्यूज रियली डू शेप योर लाइफ डायरेक्शन, राइट? रोकेश ऑल्सो नोट्स कि ये जो सारी वैल्यूज होती हैं ये एक सोसाइटी में काफी सिमिलर होती हैं, एंड दे ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट और टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज। हमारी values, if we come to think of it, are different from our habits. It is said that we can change our habits in like 2 weeks या उस टाइप का कुछ, पर values जो हैं हमारी, they are much more permanent and much more collective in nature. Like काफी सारी हमारी values would be similar to the values of our family, from the people we grew up with. Like for example, a person who grew up in a city would have a different value system than a person who grew up in like say a small village. तो जैसा कि रोकेश ने कहा, values have a sense of collective. एक सोसाइटी में values काफी सिमिलर होती हैं। I promise मेरा ये सारा भाषण कोमल पांडे एंड द डिलेमा ऑफ व्हाट टू वेयर इन इंडिया के लिए सुपर रेलेवेंट है, so please bear with me.
इंडिया की recent history में ना 2 बार ऐसे moments आए हैं when the values of the society shifted away drastically from what was the norm of the society. पहली बार जब हमारी values change हुई थी was during the later stages of the British Raj and the freedom struggle that followed. Basically जो British education system introduce करा था around 1835 to supply the British Raj with educated local population for clerical jobs and stuff kind of backfired because जो ये जो एजुकेटेड पॉपुलेशन थी ये समझने लगे अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज, द किलिंग ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, द मैन मेड बंगाल famines, the divide and rule stuff. This list is really endless. So in a way, it was the education and the exposure to contemporary ideas that brought about this change in the social value. दूसरी बार जब हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज was actually fairly recent. In a research paper titled The Impact of Internet on Values in India, में researchers ने 2004 से 2014 के टाइम स्पैन में इंटरनेट यूजिंग यूथ के वैल्यू सिस्टम्स को स्टडी किया एंड दे फाउंड आउट कि वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज जो कि हमारे फेवरेट रोकीश वैल्यू सर्वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय वैल्यूज लाइक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इंडिपेंडेंस, इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल टाइप वैल्यूज से बिकेम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर यंग पीपल जो कि इंटरनेट के साथ बड़े हुए हैं. They basically mean us. British education system की वजह से जो values में change आया था was pretty slow and gradual because एक बहुत ही limited number of लोग ही educate हो पा रहे थे and जो लोग educate भी हो रहे थे उनके पास कोई limitless access of knowledge या books तो था नहीं, तो एक बहुत ही slow and gradual process था of the values to change back then. And अगर suppose तुम किसी बड़ी सिटी में भी हो, say like Madras, तो जो पब्लिक लाइब्रेरी में बुक्स भी मिलेंगी would be very controlled by the Raj. तो अब वो ऐसी बुक्स तो डालेंगे नहीं ना पब्लिक लाइब्रेरी में जिससे कि इंडियंस रिवोल्ट कर दें. तो अगेन दो वैल्यू सिस्टम में जो चेंज आया था उस टाइम was very slow because of reasons like these. So you see knowledge and exposure जो कि वैल्यूज के चेंज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है was very controlled by the Raj. And values anyway slowly ही change होती हैं जैसे कि रोकीश जी ने बताया. And maybe this is India where हमारा समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, are sayings which are even used today. So obviously it took 8 to 10 decades for values to change back then. But the change with internet was very sudden. जैसे कि हमारे रिसर्च पेपर ने बताया कि in the span of just like 10 years the values changed considerably. ये जो इंटरनेट ने इंडिया के यूथ का वैल्यू सिस्टम क्रेजी तरीके से चेंज किया है was kind of epitomized in the internet graffiti we call memes. Remember Alok Nath memes? Has zero friends because he always turns his dosti into rishtedari. Alok Nath is so sanskari that when he was born the doctor said "Banayo babuji hue." Is it sad that I still enjoy them? क्या ये मीम आलोकनाथ के वियर्ड टाइप कास्टिंग का मजाक बना रही है? जी बिल्कुल. क्या ये मीम लेट 90s and early 2000s बॉलीवुड के पारिवारिक इमोशनल ड्रामा वाले जॉनर का मजाक बना रही है? Yes. बट क्या ये मीम एक डीपर वैल्यू शिफ्ट का एग्जाम्पल है? From a set of values that celebrated the sanskar and kanyadan type content in movies to a more logical, a more independent, a more intellectual, a more international even. Yes. In his book Culture in the Vanity Bag, Niraj Chaudhary cultural values और कपड़ों की relationship को explain करते हुए लिखते हैं, like language and other features of life which distinguishes one human from another, clothes are a part of a national personality. It is one expression among others of a distinctive culture. Therefore, no one can change his clothes until there has been, in part or a whole, a transfer in cultural alliance. I think Niraj Chaudhary is on to something here. Mr. Chaudhary कपड़ों को देख रहे हैं like a symbol of cultural alliance. हर कल्चर के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं, अपने कस्टम्स होते हैं. एंड सपोज अगर तुम उस कल्चर के कपड़े पहनो तो इट्स लाइक अ विजुअल अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड कि तुम उस कल्चर के ट्रेडिशंस, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज का पार्ट हो. सो अकॉर्डिंग टू एन चौधरी, कपड़ों का, ड्रेसिंग स्टाइल का चेंज होना उस इंसान के वैल्यू सिस्टम के चेंज होने के साथ लिंक्ड होता है. एंड किसी के भी कपड़े चेंज होने से पहले उनकी वैल्यूज, उनकी थिंकिंग, उनका एक थॉट प्रोसेस चेंज होता है.
Can you see where I'm going? आई थिंक ये जो कपड़ों का चेंज होना एक वैल्यू सिस्टम के चेंज होने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है is what lies at the cusp of the criticism that Komal Pandey gets. Ooh, directly proportional. Look at me doing all maths and stuff, huh? Throughout this video, I'll take some comments from Komal's social media accounts जो कि एक मेजर क्रिटिसिज्म की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे दैट कोमल हैज बीन रिसीविंग ऑन हर सोशल मीडिया एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज क्रिटिक्स, understand why is something being said that is being said against Komal and blah 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 blah. Komal, you uploaded the video after so long. This time I am again disappointed. I'm really missing the old Komal we all had. I can't relate to your fashion ideas. Most of your audience includes college and working females. You seriously think we can wear these at workplaces? Please provide the content we all can relate to. Love, love, heart emoji. Let's rename this commenter Gayatri for convenience. So Gayatri begins by complaining that Komal has not been posting regularly. That's kinda really true. फिर Gayatri says कि वो इस बार फिर से disappoint हो गई. And now here's the interesting part. Before saying that the clothes and all are unrelatable, Gayatri says that she misses the old Komal. तो clearly Gayatri somehow कपड़े और जो value system के बीच की relationship है उसको समझ रही है. And for her it is almost a little more annoying कि value system has changed and that is why Gayatri उस चीज के बारे में पहले बोल रही है. Interesting. Now let's take another comment which is sort of on the same lines. This is the Komal we miss. All charming and happy, down to earth and relatable next door girl. Right now some amount of wrong attitude reflects in your behavior, which us as audience find a little superficial. Hope it helps. Let's rename this commenter Menaka this time. And Menaka ये comment कोमल की पुरानी videos पे कर रही है. And this is actually pretty interesting because Menaka इस old कोमल को इतना miss कर रही है कि she went back to see the old videos and then she commented this on her profile. And because Menaka एक पुरानी video पे जाके comment कर रही है clearly shows कि वो इस value system के change होने से कितनी disappointed है and the fact कि she misses it so much कि वो एक पुरानी video जाके फिर से देख रही है. I mean जो उसने पहले भी देख रखी है. So it's almost like Menaka is missing a person altogether. Interesting. मैंने interesting कितनी बार बोल दिया तब से. Honestly वैसे ये जो unrelatability and value changing वाली feeling आ रही है ना कोमल से, इसके लिए मैं kind of Popexo को blame करता हूँ. Hear me out. For people who found out Komal recently, Komal पहले Popexo के लिए videos बनाती थी. And Popexo is this beauty, fashion, something website for women जो जिनका एक YouTube channel था जिसपे कोमल and 2-3 और लड़कियाँ videos बनाती थी. I mean, I don't know what those girls are doing right now. I just really see Komal's content. And why do I blame Popexo? I mean, Popexo कोमल के लिए एक huge launchpad था जहाँ उसने सब कुछ सीखा, बहुत सारी वीडियोस बनाई and blah 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 blah. But Popexo also did shape the early image that Komal had in front of everyone. Okay, तो मैं इस चीज़ को जितना simply explain कर सकता हूँ ना मैं करने की कोशिश करूँगा. And obviously I don't have any proof or anything about these things and all of them are basically my speculations from my experience of working in brand image and stuff. ठीक है? So take everything with a huge chunk of salt in it. But anyways, hear me out. So we need to understand that Popexo is a brand. And वो as a brand एक बहुत ही specific type of clients को cater कर रहा है. Like young, millennial, urban girls from tier 1, tier 2 cities like Bangalore, Pune, Nagpur. तो उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक एंड क्लियर क्लाइंट है. आई मीन Popexo का एक बहुत ही स्पेसिफिक एंड क्लियर क्लाइंट है. तो अब तुम में से कोई ना ऐसे मत कमेंट करना कि आई एम फ्रॉम सच अ स्मॉल सिटी एंड आई वाज वाचिंग Popexo.
Because the thing is कि जो उनका core client था ना जो Popexo का was a woman living in tier 1, tier 2 city, because they were at the end of the day a company which was selling makeup and like fashion, and most of the clients for such sort of stuff that Popexo was selling was from tier 1, tier 2 cities like Bangalore, Pune, and etc. etc. You get my point. Now what happens when you're a face of a brand like this ना कि तुम्हें उस ब्रांड की इमेज के साथ फिट होना पड़ेगा. Almost like कि तुम नहीं हो, तुम उस ब्रांड का जो एक पोटेंशियल कस्टमर है उसकी मिरर इमेज हो. एंड ये कैसे करना है you ask? By being super relatable to the potential customer. Type of गोलगप्पा eaters, type of Maggi eaters type के videos बना के. So consciously or unconsciously, Komal was not really Komal on Popexo. She was what Popexo wanted Komal to be. And Komal kind of admits this in the second video on her own YouTube channel जो उसने खुद बनाया था जब she went on her own journey after leaving Popexo. वो वीडियो ना मैं इस पॉइंट पे प्ले करना चाहता था, बट ना तो मुझे कॉपीराइट की ना पॉलिसीज YouTube की समझ आती, ना मुझे उन लफड़ों में पढ़ना, तो तुम लोग मुझसे सुनो. So basically in that video Komal says कि when you work for someone else, your creativity is always respected. And if you want your creative juices to flow, you need to work for yourself. So basically Komal says कि अपने exact potential, अपनी raw art, अपने creative self को ढूंढने के लिए you sort of need to be independent. You need to be free to find yourself, which you can only be with yourself. Yourself. I have so much to say about this word. आजकल ना people talk a lot about things like love yourself, be yourself, find yourself, but कोई ये क्यों नहीं बताता कि इस yourself as in हम अपने आप को define कैसे करें. Like ये yourself है क्या? इंडिया में ना पैदा होते ही हमें बहुत सारे tags लगा देते हैं. As soon as we are born, we are tagged as a boy or a girl. Then we are tagged with the religion of our parents. Religion के अंदर भी then our caste. एंड ये सारे टैग्स ना हमें एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रूल बुक के साथ मिलते हैं और हमसे ऐसा बोला जाता है कि तुम अपनी लाइफ जीते टाइम ना इनमें से किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करना एंड अपनी लाइफ जीते टाइम इन सारे रूल्स से बिल्कुल स्मूथली नेविगेट करना, लाइक विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ दीज रूल्स. आई नो फ्रॉम अ प्रिटी अर्ली एज दैट आई वाज इनटू मेन एंड नॉट वुमेन, सो इवेंचुअली आई थॉट दैट आई वाज गे. And that is the tag that I associated myself with. And जैसे कि मैं 11th-12th में आया and I eventually came out of the closet to my closest friends. Came out of the closet, if you're not familiar with the LGBTQIA lingo, basically means I told my friends that I was more into sausages and not into buns. अब पहली बार मुझे विरासत में मिले हुए टैग्स में से मैंने एक टैग को चेंज किया. And I did not really change it, more like I dipped it in glitter and threw a crop top at it. Editing one of these tags so it better fits the idea of who I thought myself to be, I started to relearn what it really meant to be yourself. जो भी मैं जानता था about this new tag about being gay was sort of by seeing other gay people on the internet, like on Glee, then Joey Graceffa, and then YouTube's beauty gurus, RuPaul's Drag Race. So everything I learned about this new tag was sort of seeing other people live it on the internet. तो मेरी सारी knowledge about this new tag sort of एक दूसरी सोसाइटी से borrowed थी. उस सोसाइटी की रियलिटी और मेरी सोसाइटी की रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है. एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर दैट मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल LGBTQIA कल्चर. इट इज जस्ट दैट बीइंग द Gen Z kid who hides in his room and guests come over and literally grew up on the internet, I just did not see that LGBTQIA culture of India on the one platform where I was getting my cultural inputs from, which was YouTube. So because of this, whatever cultural input that I had was from a society completely different than mine.
तो ये जो मेरा slightly edited version था was again living in a place with most set in stone labels. And मुझे बार बार switch करना पड़ता था from my new label to my old label depending on the people around me and what kind of a society I'm sort of dealing with. तो क्या मैं myself नहीं होता जब मैं मेट्रो में travel कर रहा हूँ बिल्कुल normal mundane कपड़े पहने हुए society के boy tag को जैसा कि वो चाहते हैं वैसे fill करते हुए? And am I more myself when I'm with my friends chilling in a crop top? तो क्या क्रॉप टॉप मुझे माई सेल्फ बना रहा है? I mean, I'm not really wearing a crop top right now and I'm as me as I can be. So is it the crop top or is it the freedom to wear the crop top? The freedom to talk however I want, be however I want, that makes me myself. It is really the freedom to dress and be yourself without really being judged for it. That kind of makes me myself. And I think it is the freedom to be yourself that pushed Komal to leave PopXO and sort of open her own YouTube channel, then do her own thing on Instagram, find her own style. Interesting. And Komal also gets a lot of criticism regarding her clothes not being very wearable in the real world. Remember Gayatri, जो कि काफी sad थी कि कोमल बदल गई? हाँ ये वाली. In the second part of her comment, Gayatri really does say that people can't really wear these clothes in public. And another comment on Komal's Insta reel said, can you wear these clothes and still travel in metro? This is a question which I personally go through a lot. And I'll be honest, I do prefer to blend in when I'm in direct contact with the public, like maybe traveling in the metro, going in a bus or a train. But like if I'm going out to eat with my friends in a cafe or like when I have my own support system around me, I wear whatever. But I do feel for women it's a bit more complex and dare I say unsafe. I mean अगर suppose मैं feminine कपड़े पहन के मेट्रो में जाऊँ भी तो max to max मुझे harassment झेलना पड़ेगा. But अगर तुम एक लड़की हो तो चीज़ें literally कहीं तक भी escalate हो सकती हैं. I mean normal कपड़ों में तो इतने कांड हो जाते हैं देश में लड़कियों के साथ. Living in this country for a girl is literally like being on खतरों के खिलाड़ी 24/7. How do you guys do it? Clothing एक काफी complicated topic है for internet generation like ours, जिनका internet की वजह से एक entire value overhaul हुआ है like we talked about. Because we do live in a country जिसमें internet majority लोगों को 2016-2017 में मिला था because of the geo boom. And can we talk privilege here for a minute? क्योंकि ये जो Gen Z भी जो internet के साथ बढ़ी हुई है is literally just from the middle class and the upper middle class. So there is literally this huge chunk of non-internet using Gen Z, of millennials, of Gen X, of boomers, जिनके लिए showing skin is inherently a sexual concept. And this non-internet using Gen Z, millennials, Gen X and boomers का value system is also again rooted in the more traditional side of values, unlike the international values that internet babies like Gen Z have, right? And मैं honestly बताऊँ ना तो इसे बदलने में थोड़ा सा time लगेगा. India has way too many issues that needs to be fixed before we can come to wearing a bralette on the metro. Like casteism, misogyny, queerphobia, poverty, just to name a few. But let's be honest, in India हम क्या पहनते हैं is not exactly always our choice. I mean हम चाहे कितना भी चाहें और अपने फ्रेंड सर्कल में चाहे कुछ भी पहने, but there is this invisible control of the समाज जो हमें impact करता ही है. Don't get me wrong, you might actually have a lot of freedom in your family and your parents might just be the wokest bunch of people out there, but तुम्हें ना कभी उनके साथ इस टाइप की conversations तो करनी पड़ी होंगी. बेटा तुम कुछ भी पहनो, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोल रहे हैं. या फिर बेटा तुम घर में कुछ भी पहनो लेकिन बाहर जाते टाइम. And I don't know if I actually think that is wrong because I mean they're really just concerned about us. They don't know the kind of society that we're dealing with. In her book Adorned in Dreams, Fashion and Modernity, Elizabeth Wilson लिखती हैं, A part of the strangeness of dress is that it links the biological body to the social being and public to private. This makes it an uneasy territory, since it forces us to recognize that the human body is more than a biological entity. It is an organism in culture, a cultural artifact even, and its own boundaries are unclear. Dress is the frontier of the self and the not self. यार ये सारे पुराने ऑथर्स ऐसे क्यों लिखते हैं जैसे ने बोल दिया कि भैया तुम वर्ड से पेंटिंग ही बना दो बिल्कुल. वैसे मिस विल्सन काफी सही बात बोल रही हैं.
हमारे कपड़े काइंड ऑफ हमें एक इंसान से एक सोसाइटी और एक ग्रुप का पार्ट बनाते हैं. Every time I choose to wear normal boy clothes when I'm traveling in the metro, तो मैं आसपास की सोसाइटी को बता रहा हूँ कि मैं उन्हीं की तरह मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट हूँ. लाइक डोंट गेट टू मच अटेंशन ऑन मी, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ. हमारी कई वैल्यूज, हमारे कई इंटरेस्ट, हमारी पर्सनालिटी, इवन हमारे कपड़े हमारी आसपास की सोसाइटी को बताते हैं. एंड एट द सेम टाइम हमारी आसपास की सोसाइटी भी हमारे कपड़ों को रियली इन्फ्लुएंस करती है. जैसे सपोज अगर हम किसी शादी में जाते हैं तो ऑल ऑफ अस आर सॉर्ट ऑफ वेयरिंग दीज ट्रेडिशनल्स एंड यूजुअली वील सॉर्ट ऑफ ट्राई टू वेयर मोर ब्लिंगी एंड लाइक यू नो मोर अच्छा लाइक झटका मटका टाइप ऑफ क्लोथ्स. तो इफ वी सी, तो जो हमारी आसपास की सोसाइटी है, जो हमारी इमीडिएट सोसाइटी है, वो हमारे कपड़ों को भी इन्फ्लुएंस करती है. इंटरेस्टिंग. तो फिर क्लियरली क्लोथ्स स्पेशली इन इंडिया इज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप, एक बातचीत between the society and the person that is participating in that society. This property of clothes being a conversation, वो बिना शब्दों की बातचीत, वो वार्तालाप जो कि कपड़े एक सोसाइटी के साथ करते हैं, is sort of summed up in a tip जो कि मेरी नानी ने मुझे दी थी. जब ना मैं 9-10 साल का होऊंगा तो हमारे घर के पास ना एक सब्जी मंडी लगती थी और वो हर मंडे को लगती थी, तो हम उसे सोमवार बाजार कहते थे. वहाँ पे ना बहुत सारे सब्जी वाले आते थे ना, एकदम अफोर्डेबल, एकदम फ्रेश सब्जियाँ मिलती थी. और ना बैग कैरी करने के लिए ना मेरी मामियों के साथ हम ना 1-2 बच्चे भी जाते थे. By the way, I grew up in a very large family. Like we were 13 people living together in one house. Anyways, नानी ना हमेशा मेक श्योर करती थी कि हम जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, and my mamiya included, whenever we go to सोमवार बाजार, are wearing the shabbiest clothes. Because उनको लगता था कि अगर हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाएंगे ना तो सब्जी वाले हमें बहुत महंगी सब्जियां देंगे. So clearly मेरी नानी कपड़ों और सोसाइटी के बीच में होने वाली वार्तालाप के बारे में जानती थी. And it really shocked me to know कि इस बारे में लोग बहुत पहले से जानते हैं. In her book Behind the Mud Walls by Charlotte and William Weiser, ये दोनों ना अमेरिकन मिशनरीज थे who were working in a village in UP, and वहाँ a villager told them कि जब भी कोई villager किसी भी डॉक्टर के पास जाता है ना तो वो बिल्कुल बेकार पुराने टाइप के कपड़े पहन के जाता है, जिससे कि डॉक्टर को लगे कि ना वो बहुत गरीब है और उसे बहुत सस्ते में ट्रीट कर दे. So there is clearly a relationship between how you dress and the amount of money you have, and हम Indians ना ये चीज़ अच्छे से समझते भी हैं. तो हमारे कपड़े हमारी social class भी reveal करते हैं, and we as Indians are a little sensitive to this also. Many people notice this in Komal and criticize Komal for it. And if we come to think of it, the clothes are really different too. And they are really unaffordable too. But पता है मैं जितना इस चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ उतना ही I don't know how I feel about it really. Komal started as a relatable fashion blogger and she was like in her late teens, early 20s. वो ज़्यादातर सब कुछ सरोजनी से शॉप करती थी. Everything was very affordable. But as she became more successful, वो ज़्यादा earn करने लग गई. She also became older and like more mature. And उसका style भी evolve हुआ. Style भी एक maturity आई. But with the same thing, it became really more unaffordable for all of us. उसका style relatable नहीं रहा. I mean, definitely her style improved. It became more elevated. It sort of evolved and became more finer. But in that process, it sort of became more unrelatable. It almost became like a work of art. And just like a work of art, it is literally very unaffordable. But then it's just so good to look at. I really don't know how I feel about this one. It'd be so much better ना कि कोमल अगर ऐसे अपने content को ना structure करे, like she's suggesting her viewers what to wear, but more like she's just showing off what she wore today, and like a blogger or something. And I think that is what direction she's trying to take her channel with her boyfriend. But I really like what she wears right now. It is very difficult for me. I don't know what I have to say over here. Yeah. वैसे ना मैं बड़बड़ बोलते टाइम ना I just didn't notice कि मेरे साइड में ना कैंडल्स भी बुझ गई हैं. Anyways,
मैंने जला दिया फिर से ये। Anyways, let's continue. एक टाइप का कमेंट जो कि से जोरावर said was pretty interesting. तो जोरावर ने कहा कि कोमल is making these videos for the western audiences. And ये ना एक बहुत ही common sort of comment की कैटेगरी है जो कि कोमल के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे आ रही है कि कोमल अपनी ना ऑडियंस शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है. एंड पीपल आर काइंड ऑफ लेट्स जस्ट से अनकंफर्टेबल बाय दिस फैक्ट. तो रिमेंबर वीडियो की स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज गोइंग ब्ला 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 अबाउट द वैल्यू सिस्टम चेंजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो आई सेड कि इंडिया में 2 बार वैल्यू सिस्टम्स चेंज हुए हैं. एक बार जबकि पहली बार हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ था व्हेन इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश राज, and the second time was very recent with the internet. याद आया याद. There's an Oxford University thesis titled Tremendous Literary Rebel: The Life and Works of Madhusudan Datta, जिसमें ना मधुसूदन दत्ता की लाइफ को डॉक्यूमेंट किया है. मधुसूदन दत्ता was an English poet जो कि ओरिजिनली बंगाल से थे, but he was more controversially known for being the first Indian person जिन्होंने ना ब्रिटिशर्स की तरह ड्रेसअप होना शुरू कर दिया था. अराउंड 1866 में ना बहुत सारे जो वेल टू डू फैमिलीज एंड लाइक जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी, तो उनमें से जो उनके यंग बच्चे होते थे ना, वो बाहर जाके इंग्लैंड से बेसिकली कॉलेजेस से ना बैचलर्स करते थे. एंड जब ये लोग इंग्लैंड में होते थे तो ऑब्वियसली वेस्टर्न एंड बहुत फॉर्मल टाइप कपड़े ही पहनते थे. बट जब यही लोग इंडिया वापस आते थे ना, तो दे वुड एंड अप अडॉप्टिंग स्मार्टर इंडियन सिलुएट्स लाइक बंद गला, चिपकन, द नेहरू कोट एंड स्टफ लाइक दैट. बट नॉट अ मधुसूदन जी. He was the first Indian to sort of wear all British clothes to Bengal High Court, and boy was he criticized for it. People said that he was copying the British, he was not being true to his origins, blah blah blah. But it was really because of his bravery and his determination कि जो next generation of England returned educated लोग थे ना, they could dress more accurately to the value systems that they actually had. मधुसूदन का रेबेलियन जो कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था, बट इंग्लैंड से पढ़ के आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उन नए इवॉल्व्ड वैल्यू सिस्टम वाले लोगों के लिए, इट हैड ओपन न्यू वेज ऑफ sartorial expression, new ways of dressing themselves. Madhusudan's rebellion opened the door for the new evolved value system folks to be themselves. I mean, as themselves as they could be in the social reality they were faced with. इन तक देखने के लिए थैंक यू. एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना ऑफ चेंजिंग, ऑफ इवॉल्विंग एज अ पर्सन, मुझे बहुत डराता है, स्पेशली जब मैं खुद एक ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ. हम एक इंसान अपनी लाइफ में पूरे टाइम चेंज ही होते रहते हैं, पर एक यूट्यूब वीडियो इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आवर लाइफ कैप्चर्ड एंड फ्रोजन इन टाइम फॉरएवर. If you like the video then वो like, share and subscribe type कर देना यार चीज़ें. Anyways, thank you so much. मेकअप लग गया. मेकअप करके ऐसे हाल है मेरे, बताओ यार. मुझे ना कुछ ऐसा सा मेकअप बताओ जिससे कि मैं ऐसा ना लगूं. बिल्कुल चेंज करना है मुझे अपने आप को. आई डोंट लाइक दिस एनीथिंग अबाउट दिस. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम्हें अपने बाल किसी दिन बहुत ऐसे अच्छे से लगते हैं. आज मेरा वो वाला दिन है, गुड हेयर डे टाइप डेज हो रहे हैं आज मेरे फुल. कितना बहुत सारा के नॉनसेंस आता है क्या मेरे मुंह से बाहर. मैं जानना चाहता हूँ ये चीज.